नमस्ते सभी को। सभी का इस मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास ऑनलाइन फॉलो अप गोष्ठी में स्वागत है। तो हम जितने भी लोग जुड़े हैं 8:30 हो गए हैं, तो हम शुरू कर देते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो श्याम भैया नमस्ते, स्वागत है भैया। नमस्ते नमस्ते। जी भैया, अगर तो किन्हीं लोगों की को। शेयरिंग हो तो पहले वो कर सकते, अन्यथा अदिति दी आ गई हो तो उनके प्रश्न से शुरू कर सकते। हाँ, वो तो अभी नहीं जुड़े हैं भैया। योगिता ठीक। दीदी जुड़ गई है, योगिता दीदी का क्वेश्चन भी था। हाँ दीदी दीदी, नमस्ते। आपको माइक दिया है। अगर बहुत ब्रीफली आप कहना चाहें तो क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं, क्योंकि मेरे सामने तो है पर बाकी लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अच्छा, हाँ, और नमस्ते भैया। मेरी आवाज क्लियर है ना दीदी? हाँ, आपकी क्लियर है, मेरी आवाज ठीक आ रही है। अच्छे से दीदी कंटिन्यू कर सकते। हाँ, ठीक है, नमस्ते सभी को। मेरा क्वेश्चन ये था भैया कि जब मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कोई मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, या मुझे कुछ इग्नोर कर रहा है, या मेरे बारे में कुछ गलत मान्यता उसने बना ली है और उसके तहत वो ऐसा कर रहा है, तो मैं थोड़ा आहत होती हूँ। पर उसमें मुख्य बात यह है कि उस व्यक्ति के प्रति मेरा भाव या मेरा विचार या व्यवहार वो बिगड़ता नहीं है। उसके साथ मेरा व्यवहार भी ठीक रहता है, उस व्यक्ति के प्रति मेरा भाव भी ठीक रहता है, और उसको मैं लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही हूँ। और मैं अंदर में थोड़ा आहत तो होती हूँ, मुझे दुख फील होता है। तो ये दुख क्यों फील होता है ना, ये मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, क्योंकि मेरा व्यवहार और भाव तो नहीं बिगड़ रहा है। और वो बाहर में कैसे सोल्व होगा उसका मुझे आइडिया है, पर मेरे अंदर में वो जो दुखी होती हूँ ना, वहां पर मैं अटक रही हूँ। तो क्यों अटक रही हूँ ना, वो मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। बढ़िया। क्वेश्चन ठीक था? हाँ, आप आया क्वेश्चन। जी दीदी, मुझे तो पता ही है। हाँ, ठीक है भैया, हाँ। बढ़िया। तो इसमें जो मुझे पकड़ में आता है अपनी जिंदगी को देख करके, वो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। फिर हमको बताइएगा आपकी, मतलब वो ठीक लगता कि नहीं आपको। अभी देखेंगे इस पूरे रिएक्शन को ना। बाह्य आचरण जब कुछ भी हमारे मनोनुकूल नहीं होता, जैसे दूसरा, यहाँ पर प्रश्न यह है कि दूसरा कोई ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है जैसा मैं हूं नहीं, और वो सुनने को भी तैयार नहीं है, ये उस प्रश्न में शामिल है। ये भी कह रही हैं दीदी कि कोई थर्ड पर्सन भी ऐसा नहीं है जिसके थ्रू उस बात को कम्युनिकेट किया जा सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताया जा सके, अपने स्टेट को बताया जा सके। रोज के जीने में भी हमारे पास वो समय नहीं है, या वो अवसर नहीं है कि हम उसको जी करके उस तरह से ठीक कर सकें। ऐसी स्थिति में भी हमको दुख हो रहा है, तो उसका कारण क्या है और कैसे उसको रिजॉल्व करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम व्यवहार में ठीक होकर के उसको ठीक कर सके, क्योंकि वो ऑप्शन होता दैट कुड बी अ ऑप्शन। कोई थर्ड पर्सन भी हमारा कॉमन उस तरह से नहीं है जो हमारे पक्ष को, हमारी बातों को ठीक से अगले तक कम्युनिकेट कर सके, और हमारे ऊपर कुछ आरोप है। तो इस स्थिति में दुखी होने के कारण को देखने जाएंगे ना, तो 3 स्टेप हमको दिखाई देता है। उल्टे साइड से मैं इसको करता हूं। तो पहली जगह ये होती है जहां बाहर की परिस्थितियां ठीक नहीं लगने पर, दूसरे का व्यवहार और आचरण ठीक नहीं लगने पर, हम रिएक्टिव होकर के उसको कुछ बोल देते हैं। एक जगह तो ये होती है। दूसरी जगह ये होती है कि हम बाहर कुछ नहीं बोलते उसको, लेकिन अंदर अंदर रिएक्शन होता रहता है विरोध के रूप में, अगले के विरोध के रूप में। दीदी ये कह रही हैं कि ये दोनों स्थिति हमारी नहीं है। ये बात ठीक है कि बाहर विरोध करने के पहले अंदर विरोध का भाव उठता है, तभी हम बाहर उस विरोध को कर पाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो अंदर विरोध उठने के पहले भी एक स्थिति होती है कि हमको चोट लगती है किसी बात की, हमको दुख होता है, हमको पीड़ा होती है, हमको तकलीफ होती है, हमारी अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं होती है, जिसके कारण हमको पीड़ा होती है। उस पीड़ा के कारण के रूप में जब हम दूसरे व्यक्ति को पहचानते हैं, तो हमारे अंदर विरोध होता है।
और जब हमको लगता है कि अगला इतना तक वो करता रहेगा कि रुकेगा ही नहीं, तब हम बाहर जाके भी उस विरोध को करते हैं। तो बाहर जाके विरोध करना बिल्कुल एक्सटर्नल चीज है। उससे पहले है अपने अंदर अगले के प्रति विरोध का भाव होना। उससे पहले है हमको चोट लगना या हमारा आहत होना या हमारी किसी जरूरत का पूरा नहीं होना, जिस भाषा में भी आप इसको कहिए, मतलब इतना है। तो अगर आप अपने केस में देखेंगे कि क्या जरूरत हमने स्वीकारा है जो पूरा नहीं हो रहा है, और वो जरूरत ठीक है कि नहीं, कैसे अल्टरनेटिवली उसको पूरा कर सकते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पर चोट हमको इसलिए लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मन में ये चाहते हैं कि जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, अगला व्यक्ति भी हमको वैसा ही देखे, वैसा ही स्वीकारे। तो अगले व्यक्ति का मूल्यांकन मेरे बारे में ठीक ठीक हो, जैसा मैं हूं वैसा ही हो, ये मेरी स्वीकृति है, ये मेरी नीड बनी हुई है, ये मेरी आवश्यकता बनी हुई है। और इस आवश्यकता को जब मैं पूरा होते नहीं देखता हूं, नहीं देखती हूं, तो वो मेरी पीड़ा का कारण बनता है, उससे मुझे चोट लगती है और वो चोट मेरी पीड़ा का कारण है। ये जो मेरी नीड बनी हुई है कि जैसी मैं हूं वैसा ही अगला आदमी उसको स्वीकारे, इस नीड का पूरा नहीं होना मेरे दुख या पीड़ा का कारण है। योगिता दीदी, पहले स्टेप पे मैं यहीं रुकूंगा सॉल्यूशन पर जाने के पहले, कि आपको ये कारण ठीक लग रहा है, मेरा जो एनालिसिस है वो कारण ठीक लग रहा है? हाँ हाँ भैया, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। बढ़िया। एक हाँ, बार कि अब अगर ये कारण समझ में आता है तो मैं पहले इस दुख को दूर करने का उपाय बता देता हूं। फिर इस पर भी बात करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में भी दूसरों का ध्यान कैसे दिलाया जाए, उस पर भी बात हम्म, करूंगा। पर हाँ पहले ठीक है। इस पर बात कर लेते हैं कि ये दुख कैसे दूर हो अपना। यही ये मुख्य क्वेश्चन दुख, है कि मेरा कैसे दुख दूर हो। वही, इसीलिए मैं पहले उसको कर देता हूं, लेकिन मैं दूसरा भाग भी करूंगा कि ऐसा नहीं हाँ। है कि हाथ हमारे बंध जाते कहीं भी। कम से कम फर्स्ट स्टेप तो हम ले ही सकते किसी भी जगह पर। हम्म तो इसमें जो अपनी जगह से जब एक बार हमको ये दिख गया कि मेरी ये स्वीकृति कि जैसी मैं हूं वैसा ही दूसरा आदमी हमको देखे या स्वीकारे, उसका पूरा नहीं होना मेरे दुख का कारण बन रहा है। अब इस एनालिसिस में जाएंगे तो इससे ये बात समझ में आती है कि अगले आदमी का जो, अब मैं आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूं, मैं एनवीसी यूज नहीं कर रहा हूं, कि अगले की जो स्थिति है, जो उसकी मानसिक दशा है, जो उसकी स्वीकृति है, जो उसकी मान्यता है, जो उसका संस्कार है, जो उसका देखने का नजरिया है, वो हमारा आकलन उसी आधार पर तो करेगा। और उसके आकलन में मेरे साथ साथ उसके देखने का भी नजरिया हमेशा शामिल रहेगा ही। मैं अपने लिए भी देखता हूं तो कई लोग मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जो जैसा मैं नहीं हूं वैसा हमारा आकलन करते हैं, या जैसा मैं हूं उससे कम हमारा आकलन करते हैं। बट दूसरी तरफ से कई लोग ऐसे भी हमको दिखाई देते हैं जो जैसा मैं हूं उससे कई गुना अधिक मेरा आकलन करते हैं। तो ये दोनों जगहों पर मुझे ये बात अगले के लिए साफ साफ दिखाई देती है कि उसके मूल्यांकन में ये दोनों बातें शामिल हैं। मेरा होना, जैसा मैं हूं वो भी शामिल है, और उसकी जो अभी तक की दृष्टि, अभी तक की मान्यता बनी हुई है वो भी शामिल है। तो अगर उसकी बिहार के बारे में कुछ मान्यता है वो उसके मूल्यांकन में आ ही जाता है। अगर उसकी कानपुर के बारे में, संस्थान के बारे में कुछ मान्यता है और मैं वहां से बिलोंग करता हूं तो वो भी साथ में आ ही जाता है। अगर उसकी आईआईटी के बारे में कुछ मान्यता है और मैं 10 साल आईआईटी में रह के आया हूं तो वो मान्यता भी उसकी काम करती ही है हमको देखने के पहले। तो अपने लिए मुख्य बात ये समझने की होती है कि अगले के मूल्यांकन को हम सीधा सीधा एज इट इज ले लें या उसको फिल्टर करके दो हिस्से में हम देखें।
एक ये कि कितना भाग सचमुच में वैसा हूं वैसी हूं, और कितना भाग है जो वो अपनी दृष्टि मान्यता या उस कारण से कह रहा है। ये दोनों को जब अलग अलग करके देखते हैं ना, तो जो उसका ठीक मूल्यांकन वाला भाग होता है उसको तो हम बहुत अच्छे से स्वीकार लेते हैं। जहां उसके मूल्यांकन में ऊपर नीचे हमको दिखाई देता है, उसका कारण मुझे पहले से पता है कि ये होना ही है, क्योंकि अगले की मान्यता उसके पीछे काम कर रही है। तो मैं अपने सुखी दुखी होने के आधार को दूसरे के मूल्यांकन को क्यों बनाऊं, जो मान्यता आधारित मूल्यांकन है, जो किसी के जजमेंट से बायस्ड मूल्यांकन है, उसको मैं अपने देखने जीने का आधार क्यों बनाऊं, उसको मैं अपने सुखी दुखी होने का आधार क्यों बनाऊं। अगर मैं वो बना रहा हूं, बना रही हूं, तो मैं अपने रिमोट कंट्रोल को वापस एक ऐसे आदमी के हाथ में दे रही हूं जिसको अपने ही संतुलन का कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये जगह है जिससे मैं देखता हूं चीजों को, कि मैं कैसे उससे अप्रभावित रहता हूं। जिसको आपको ध्यान हो तो मैं एनवीसी में सुनने की कला को बताते समय ये बात कहता रहता हूं कि दूसरे की बात को अपने ऊपर लेके सुनने के बदले, इससे सिर्फ उसके भाव क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, उसकी मान्यता क्या है, उसकी स्वीकृति क्या है, उसको ही पहचानने की जरूरत है, ना कि मैं ऐसी हूं ये पहचानने की जरूरत है। ये डिफरेंशिएट जितना जितना कर पाएंगे और अपने ऊपर लेके सुनने के बदले उस पूरी बात को सुन के सिर्फ अगले के भाव विचार और मान्यता को पता करने का काम करेंगे, तो उससे तकलीफ नहीं होगी। हमको पता ही है कि आदमी जहां खड़ा है वैसा ही तो आकलन करेगा, उससे बेहतर आकलन कर भी कैसे कर सकता है। मैं खुद भी जहां खड़ा हूं या खड़ी हूं, उसी लेवल से तो मैं किसी दूसरे का आकलन कर पाता हूं। तो अपने दुखी होने से बचने के संदर्भ में तो मैं इतना कहना चाहूंगा दीदी, अगर ये सफिशियंट हो तो अगले का ध्यान कैसे दिलाएं मैं उस पर आऊंगा, पर पहले मैं एक बार रुकता हूं। अगर इसमें आपको कुछ और जरूरत लग रही हो तो बताइए और एक्सपेंड कर देंगे। हाँ भैया, ये दोनों बात मुझे ठीक लगती है और दोनों को मैं ठीक से पकड़ भी भाई कि चोट लगने का कारण मेरी किसी नीड का पूरा नहीं होना है, कि मेरा ठीक ठीक आकलन नहीं हो पा रहा है इसलिए मुझे चोट लगती है, इसको भी मैं पहचान पाई। और दूसरा, अगले का मूल्य सुने कैसे, ये बात भी मेरे ध्यान में आई कि मैं जब सुनती हूँ तो उसको अपने ऊपर लेकर सुन लेती हूँ। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर मेरा चोट लगने वाला काम नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें मुझे ठीक लगी, मतलब यहाँ पर मैं काम करूंगी तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसको सुन करके हमको अगले की मान्यता का पता चलता है कि उसकी हमारे बारे में ये मान्यता है। हम्म। ये जगह पर है जहां से अगले से डायलॉग कैसे करें मैं उस पर आऊंगा। हाँ, ये जो भैया आपने बोला ना कि अभी उसको सुने कैसे, उसमें मेरे साथ क्या होता है कि 10-15 साल से मतलब ये रिलेशन है, 15 साल तो हुआ ही होगा। और उतने सालों में ये सेम टू सेम मूल्यांकन बार बार आ रहा है और वो चेंज नहीं हो रहा ना, तो उसका भी मुझे चोट लग रहा था कि इतने साल में तो आप पता चल जाता है पर वो नहीं हुआ और मेरी अपेक्षा थी। तो ये मेरे दुख का बहुत कारण बन रहा था, हालांकि बाहर में नहीं आता, अंदर में विरोध में भी नहीं आता, पर मैं दुखी हो जाती हूँ उससे। वही तो 3 स्टेप होता है। एक स्टेप होता है अपना चोट लगना, दूसरा हम्म स्टेप होता है अंदर विरोध करना, तीसरा स्टेप होता है बाहर विरोध करना। जब हम ठीक करने जाते हैं ना, तो पहले तीसरा स्टेप ठीक होता है, बाहर विरोध रुक जाता है। फिर हम्म दूसरा स्टेप ठीक होता है, अंदर विरोध रुक जाता है। फिर ये पहला स्टेप ठीक होता है कि अंदर चोट लगना भी बंद होता है। हम्म डिजाइन ऐसा ही है दीदी, किसी भी जगह पर काम करते हैं तो। हम्म और सबकी जिंदगी में ऐसा घटित होते रहता है जी। हम्म। मैं खुद भी बहुत सारी चीजों के लिए अपने में 2016-17 में भी इस बात को देख पाता था कि मैं बाहर विरोध नहीं करता हूँ, मुझे अंदर भी किसी के लिए विरोध नहीं आता है, लेकिन मैं तो पीड़ित हो रहा हूँ।
एग्जैक्टली उससे भैया, यही क्वेश्चन मेरा बहुत साल से। मैं बाहर देखो, इतने साल, मेरी ये 40 इयर्स हुए, मेरा बाहर कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं होता। मैं बाहर कभी रिएक्ट करती नहीं हूँ, अंदर में रिएक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है, पर मैं दुखी बहुत होती हूँ। तो इसलिए हमको प्रॉब्लम का तो पता है जो आप कह रही हैं। और मैं चूंकि अपने ऊपर उस पर काम भी किया हूँ, इसलिए मुझे वो भी पता है कि कैसे काम करता है। और मैं तो 4-6 उपाय बता सकता हूँ, आप इतने को ही करिए, हो सकता है इतने से ही सॉल्व हो जाए। इसलिए वो क्वेश्चन भी मैं जैसा फील कर रही थी ना, एग्जैक्टली ऐसा मैंने उसको लिखा था क्वेश्चन को। ठीक बात है। हाँ। हाँ, अब भैया आगे का बताइए। ये इतना आपने बताया वो मुझे पकड़ में आया। अब अगर अगले को ध्यान दिलाना हो ना, हम्म। तो साल में 1-2 बार जब कभी भी अवसर मिलता हो, तो हम सीधा सीधा उसको अपना ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और नीड के रूप में प्लेस करके बता सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन के रूप में कुछ घटनाएं बताई जा सकती हैं, और ये घटना बिना ब्लेम किए ऑब्जर्वेशन फॉर्म में बताने की जरूरत है, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि आपका आकलन ऐसा किया जा रहा है कि आप बहुत चालाक हैं, बहुत बदमाश हैं, या बहुत दूसरों को परेशान करने वाली हैं, और भोली और इनोसेंट होने का दिखावा कर रही हैं। हम्म। कुछ घटनाएं अगले को जब भी मिलता है ना, तो अपनी हम्म। तरफ से समय लेकर के कि मुझे आधे घंटे आपसे बात करने की जरूरत महसूस होती है, या 10 मिनट बात करने की जरूरत महसूस होती है, और जितना समय मिल जाए, और उस डायलॉग को इनिशिएट करने की जरूरत है कि इन इन घटनाओं को जब मैं देखती हूं, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में 2-3 घटनाएं, तो हम्म। मेरा ये निष्कर्ष निकलता है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। क्या मेरा ये निष्कर्ष सही है? एकदम क्लियरली पूछ लेने की जरूरत है। हम्म। और मैं अभी कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। और मुझे जो निष्कर्ष निकला है उनके बारे में, कि मुझे ऐसा लगता है इन सारे को देख करके कि आप कहीं ना कहीं हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या मेरा ये निष्कर्ष सही है? ये पूछने की जरूरत है। दो में से एक उत्तर आएगा, हाँ या ना। हाँ। आपको इतनी पॉसिबिलिटी अभी दिखती है कि नहीं अपने लिए, कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी साल में कभी समय मिलता हो बात करने का, कि वो भी नहीं है? नहीं, वो कर सकती हूँ। कर सकते हैं ना, वेरी गुड। हम्म। हम्म। तो ये फर्स्ट स्टेप है डायलॉग को शुरू करने का। आपको किस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, उत्तर के हाँ में आने की, ना में आने की, या मिक्स थोड़ा हाँ थोड़ा ना आने की? मुझे वो मिक्स आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। बढ़िया, तो डायग्नोस कर ही लेते हैं इसको। तो उसमें जितना भाग ना है हम्म। कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, हम्म। तो वेल एंड गुड, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। और बहुत क्लियरली ये कहने की जरूरत है कि मेरा आकलन ठीक नहीं था इस बारे में, मेरा निष्कर्ष ठीक नहीं था इस बारे में, मैं इसको बदल लेती हूँ। हम्म। और जिन जगहों पर वो हाँ आता है, वहां पर उनसे ही ये पूछने की जरूरत है कि मेरे आपके हिसाब से मेरे आचरण में, मेरे जीने में क्या क्या बदलाव हो जाए तो ये निष्कर्ष आपका बदल सकता है। अच्छा, ये इस बात बात पर पकड़ भी में आई? डायलॉग। हाँ, हाँ, हाँ। मैं जी। ही तो उनसे दो, सीधा पूछ लूं। और क्या, तो दो हिस्से में हमने बांट दिया। जो नहीं वाला हिस्सा है कि मैं ऐसा सोचती ही नहीं हूं तुम्हारे बारे में, उसका उत्तर तो एकदम सिंपल है कि मेरे देखने में ही चूक थी, उसको हम ठीक कर लेते। अगर डायलॉग को बढ़ाना हो उसमें फिर भी, तो ये पूछना चाहिए कि उन ऑब्जर्वेशंस को हम कैसे देखें, फिर ये बताइए कि भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे देखने में वो चूक है, हम उसको ठीक करना चाहते, तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम कैसे देखें, या क्या सोच करके आप उस तरह से करते या कहते हैं, मैं उसको सुनना चाहता हूं, सुनना चाहती हूँ। नहीं हम्म। वाले का उत्तर तो ये है दीदी। हम्म। ये पकड़ में आया? हाँ, हाँ, आया। बढ़िया। हाँ वाले का उत्तर यह है कि हमको सीधा उनसे पूछना चाहिए कि मेरे जीने में, मेरे व्यवहार में, मेरे करने में क्या क्या बदलाव मैं आज से कर लूं, तो ये निष्कर्ष आपके मेरे बारे में बदल सकते हैं।
वो कुछ बताएंगे। हम्म। मेरे हिसाब से जब आप अगले का विरोध करती नहीं है, आप अगले का विरोध चाहती भी नहीं है, तो निष्कर्ष के रूप में जो दो चार चीजें वो कहेंगे वो करना आपके लिए सहज ही होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो सहज नहीं है, तो वो बता दीजिए। ऐसा तो अभी नहीं ध्यान में आ रहा है, पर आपने जो बताया ना उसमें एक जगह और मैं अटक रही हूँ, वो अभी बता दो। हाँ श्योर। हाँ, उसमें भैया मैं यहाँ पर अटक रही हूँ, जैसे ये डायलॉग इनिशिएट करना है तो उसको मैं कर सकती हूँ, इतना मुझे अपने पर वो है कि मैं डायलॉग इनिशिएट कर सकती हूँ। पर मुझे फिर भी वो करते समय भी, अभी मैंने किया नहीं है पर करते वक्त भी मैं कहाँ अटकूंगी ना, उसका मुझे थोड़ा आइडिया ऐसा लग रहा है कि जब उस डायलॉग को मैं करूंगी ना, तब भी मेरे बैक ऑफ द माइंड ये वाला जो है ना वो चलता रहेगा। मतलब ये जो आहत चोट लगने वाला पार्ट है ना वो चलता रहेगा, ऐसा मुझे एक लग रहा है। और बढ़िया दूसरा, इसका। हाँ, 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 कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, और दूसरा मुझे एक ये भी लग रहा है कि जब मैं इस डायलॉग को करूंगी ना तब भी आ, एक सेकेंड भैया, मुझे उसको ठीक से फॉर्मेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं एक सॉल्यूशन बिना उसके ही बता देता हूँ दीदी। हाँ। दो सिंपल अभ्यास करने की जरूरत है। एक, हम्म। जब उस व्यक्ति से भी बात कर रहे होंगे तो वो व्यक्ति भी मूलतः हमारा शुभ चाहता है, इस बात पर ध्यान को बनाए रखा जाए हम्म। पूरे डायलॉग और डिस्कशन के दौरान। और हम्म। डायलॉग शुरू करने के 15 मिनट पहले से इस बात को मानस में स्थिर करके और फिर डायलॉग इनिशिएट किया जाए। ओके। ठीक है। हाँ। 15 मिनट पहले से हम मानस में इस बात को कॉन्स्टेंटली फिक्स किए हुए हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति ABC वस्तुतः मेरा शुभ चाहता है। हम्म। वो मैं पूरा लाइन नहीं दोहरा रहा हूं, वरना फिर पूरा लीजिए। हाँ, सही हाँ, समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, हाँ, हाँ, सही वो समझ मेरे ध्यान सकता में है है। हम्म। अपना। एग्जैक्टली मैं यही मान हम्म। के चल रहा हूँ, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है, गलतियां नासमझी बस मान्यता के कारण होती। हम्म। हम्म। ये पूरी बात 15 मिनट उसके लिए देखते रहने की जरूरत है और फिर डायलॉग में जाने की जरूरत है। हम्म। ये एक स्टेप है। हाँ। दूसरा ये है कि हमको इसकी मॉक प्रैक्टिस करनी चाहिए, दो तीन लोगों के साथ छोटे ग्रुप में, 3 4 5 बार रियल लाइफ सिचुएशन में जाने के पहले, जहां हम्म। आप अगले व्यक्ति को वो रोल दे दीजिए। इस प्रोसेस से आप बात करने के काम को करिए और एक दो लोग जो आपके ग्रुप में हैं वो आपको ठीक से और फीडबैक दे दें कि कहाँ आप उसमें चूक कर रहे हैं, कि ऑब्जर्वेशन के बदले जजमेंट में चले गए, मुझे ऐसा लगता है इससे शुरू करने के बदले तुम ऐसे हो में चले गए, या डायलॉग में कहाँ स्लिप हो रहा है, वो फीडबैक वो दो लोग और दे देंगे आपको। इसलिए 3 4 लोगों के छोटे ग्रुप में इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके वैसे केसेस में जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहे हों और बहुत लंबे समय से चल रहे हों। आप 4 6 राउंड की उस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तो ये हम्म। प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हम बोलने में अटकते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। ये जो अंदर रिएक्शन हमारा इतना अधिक होने लगता है, प्रैक्टिस से वो रिएक्शन भी कम होना शुरू हो जाता है। और 15 मिनट पहले से ये प्रैक्टिस की दूसरा मानव मेरा मूलतः शुभ चाहता है का पूरा सेट, वो हमको पॉजिटिव को बनाए रखने में हेल्प कर देता है। अब इसके आगे तो मैं ये कहूंगा दीदी कि ट्राई करके इसको देखिएगा, फिर बताइएगा हमको। और अगर सॉल्व होता हुआ किसी जगह पर नहीं दिखे, तो जितना स्टेप सॉल्व हो जाए उतने को कॉमन एग्रीमेंट के रूप में पहचान लिया जाए। बाकी के बारे में सिंगल एक लाइन कहा जाए कि इस पर मैं थोड़ा और विचार करके आपसे बात करूंगा, आपसे बात करूंगी। उसको खराब करके नहीं उठा जाए, ना अंदर ना बाहर। सिंपल एक हम्म। लाइन लिया जाए कि इस बारे में थोड़ा और विचार करके मैं आपसे बात करूंगी, ताकि आपके पास स्पेस बना हुआ है अगली बार फिर से डायलॉग को इनिशिएट करने का। हम्म। 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 जी दीदी, आई एम डन नाउ। हम्म। ठीक है भैया, आपने जो बताया ना उसको मैं कोशिश करूंगी, पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगी, फिर जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी। जी जी। हम्म।
मतलब बर, मुझे भैया आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इतना सारा सब कुछ पता होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आंसर हो गया आपका, पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मुझे इस बात का वो हो रहा था कि इतना सब कुछ पता है, इतना ध्यान भी दे रही हूँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर रही हूँ, फिर भी आहत क्यों हो जाती हूँ। मुझे आपके बिना बोले भी आपके प्रश्न का पता है दीदी। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से आंसर हुआ, पर मैं इसको कोशिश करूंगी, पहले प्रैक्टिस करके फिर उसको अप्लाई करूंगी और फिर रिजल्ट जरूर, बताऊंगी। जरूर, जरूर। ठीक है भैया, बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते। अगला प्रश्न अश्विनी अंकल जी का है। वंदन भाई तब तक उनको माइक दे सकते हो। और बाकी लोगों के लिए मेरा एक ही कहना है कि देखिए, लाइफ में ऐसे सिचुएशन को आप आज फेस कर रहे हो कि कल फेस कर रहे हो, करना किसी दिन हम सबको ये सारे सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं। ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि आज के समाज में जागृति का रास्ता किसी का नहीं जाता है कि बिना इन सिचुएशंस को फेस किए हुए कोई रॉयल रोड बिछा हो जिसमें से वो गुजर जाए। तो आज ये सिचुएशन नहीं भी आ रही हो आपकी, कल आने ही वाली है। दूसरा, रियल लाइफ में इसके किसी न किसी हिस्से को हमको रिलेट करने की जरूरत है कि ये घटना एग्जैक्टली हमारे साथ नहीं घट रही हो, परिस्थिति हमारे साथ नहीं घट रही हो, बट किसी भी जगह पर अगला हमारा ठीक मूल्यांकन नहीं करता है ऐसा हमको लगता है। तो उसको सुने कैसे, सुन करके दो भाग में सेग्रीगेट कैसे करें, जहां हाँ है उसको कैसे रिजॉल्व करें, जहां नहीं है वहां कैसे रिजॉल्व करें, और जहां सिर्फ एक ही उत्तर है नहीं, वहां तो नहीं वाला पार्ट ही पूरा चला लीजिए, और जहां एक ही उत्तर है हाँ, वहां सिर्फ हाँ वाले पार्ट को चला लीजिए। तो इस एक प्रॉब्लम को भी ठीक से पकड़ लेंगे ना, तो रियल लाइफ में आप बहुत सारी जगहों पर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मुद्दा घटना को पकड़ के उसका सॉल्यूशन पकड़ने का नहीं है। मुद्दा परिस्थिति के पीछे कौन मूलभूत नियम काम कर रहे थे, उन नियम को पकड़ के उस तरह की सभी सिमिलर परिस्थितियों में इम्प्लीमेंट करने का है। बढ़िया। तो अब हम अश्विनी अंकल से उनका प्रश्न सुनना चाहेंगे और फिर उस पर चर्चा शुरू करते। जी भैया, शीतल भैया का हैंड रेस है, अदिति दीदी का भी एक मैसेज है, इसी पे शायद कुछ पूछना चाह रहे होंगे। कर लीजिए, कर लीजिए। जी भैया नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। ये जो दीदी का जो प्रश्न था ना, उसी के रिलेटेड मुझे पूछना था कि आपने जो बताया कि भाई हाँ है, तो वो जो बताते हैं वो सहज है, तो वो सहज भी है। और जो भी दो तीन चीज बताते हैं कि भाई इतना इतना आचरण में चेंज करना है, तो वो करने का सहज है और वो प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन अब क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 बार करते हैं उसमें 8 बार तो वो नहीं होता है, यानी कि जो आचरण बता रहे हैं या तो वो सहजता से हो जाता है। लेकिन एक बार भी जब गलती होती है ना, तो उस टाइम पे वो ऐसा वहां से सामने वाला बोलने में तो बहुत माहिर होता है, तो फिर ऐसा हो जाता है। और उस टाइम पे फिर रिएक्शन भी आता है, क्योंकि वो 8 बार तो किसी को दिखाई नहीं देता है और एक बार गलती कर दिया, तो वो कि एक बार गलती कैसे हो गई, तो उस टाइम पे दुखी हो जाता हूँ। जी, जी। जब उस टाइम पे दुख होता है तो उस दुख का कारण हम क्या पहचानते हैं कि मेरे 8 बार करने को अगला रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ये दुख का कारण है, या इस सिचुएशन में हमको सहजता से रहने नहीं आता है, ये मेरे दुख का कारण है। ऐसी सिचुएशन में सहजता से नहीं रह पाते वही है, और जो मूलभूत वास्तविकता है उस समय तो चूक हो ही गई है। तो अब इसको ठीक करने का जगह देखेंगे ना। तो मैं बार बार कहूंगा, 3-4 लोगों के छोटे ग्रुप में इसकी प्रैक्टिस ही है जो हमको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मैं पिछले कुछ समय से जो बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी को भी देख पा रहा हूँ, 10-20-25 वैसे लोगों की भी जिंदगी को देख पा रहा हूँ जो इस प्रैक्टिस को करते हैं तब क्या होता है, और जो किसी न किसी कारण से इस प्रैक्टिस को बाईपास करते रहते हैं तब क्या होता है। तो वो प्रैक्टिस उसका एक जगह है, उसके बिना ये स्लिप इतना आसानी से रुकता नहीं है, खास करके अपने नजदीकी संबंधों में। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से हमारा अभ्यास है
थोड़ा न थोड़ा एक्सपेक्टेशन बाहर से बना के रखने का, इस रूप में कि वो पूरा होगा तो हम सुखी होंगे, नहीं पूरा होगा तो हम परेशान होंगे। 10 में से 9 बार ही सही हमने ठीक किया, लेकिन एक बार गलती हो रही है तो अगला उसको रिकॉग्नाइज तो करे कम से कम। अगर वो हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता है तो वो हमारी दुख और पीड़ा का कारण बनने लगता है, क्योंकि वो गहरी मान्यता है हमारी लंबे समय से। कंसेप्चुअली उसको समझ लेने के बावजूद भी जब तक प्रैक्टिस ठीक से नहीं करेंगे तब तक वो बदलाव बहुत शार्प नहीं हो पाता है, शार्प नहीं हो पाता है। तो एक बात तो मैं ये कहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में। दूसरा ये कहूंगा कि वैसे सिचुएशन में भी जब अगला कहता है ना, तो हमको उसकी नीड को फिल्टर करके सुनने की जरूरत है। द सेम आर्ट अप्लाइज एवरीवेयर। हमको सिंपल ये सुनने की जरूरत है कि अगला हमको 10 में से 10 जगह परफेक्ट देखना चाहता है। फैक्ट भी इतना ही है, हम कोई गलत सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपकी सारी बात का सार हमको तो यही सुनाई देता कि अगला हमको 10 में से 10 जगह परफेक्ट देखना चाहता है, और उसमें एक भी चूक होती है तो उससे अगले का संतुलन बिगड़ जाता है। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि मैं उसके साथ 100% परफेक्शन से जी सकूं। ये ठीक है कि उसमें सुधार का काम कि वो दूसरों पर अपने को निर्भर ना बनाए रखे, उसके लिए सलाह देने का, ठीक करने का जगह तब है जब अगला हमसे सुनने समझने को तैयार हो और उसका जगह बन गया हो। या उस पर ध्यान भी कैसे दिलाया जाए, बात उस पर भी हो सकती है, पर मैं अभी उस चैप्टर को ओपन नहीं कर रहा हूं। अभी मैं अपनी जगह से ही कहूंगा कि फिल्टर करके उसकी नीड को सुनने की जरूरत है। तो हमको तो ये दो ही नीड सुनाई देती कि वो 100% परफेक्शन चाहता है और उसमें थोड़ी भी कमी होने पर उसका बैलेंस बिगड़ता है। इतने नीड को ही सुनेंगे ना तो तकलीफ नहीं होगी। उसकी जगह जो कचरा वो बोल देता है हम उसको सुन लेते हैं, साथ में एक बात और जोड़ लेते हैं कि यार देखो मेरे 9 अच्छे काम को तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ये एक को लेकर के अटका हुआ है, वो मेरी पीड़ा को और बढ़ा देता है। और उसके साथ एक बात और अपने को कह देने की जरूरत है। अगर हमसे पूछेंगे कि हमको ये दिखता है कि एक बार नहीं हुआ, तो हम उसकी नीड को सुनेंगे और एकदम सिंपल रिस्पॉन्स करेंगे कि देखो ये बात सही है तुम्हारी, मैं इसको ठीक करने के प्रयास में हूं, इतना इतना कर भी पाया हूं, इतना शेष है, थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, तब तक आप अगर हमको सहयोग करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और मेरी ठीक होने की जर्नी भी थोड़ी बेहतर हो पाएगी। क्या मैं इतना एक्सपेक्ट आपसे कर सकता हूं, कर सकती हूं? ये प्लेस करने की जरूरत है। और इनफैक्ट ठीक से देखेंगे ना तो मैं कोई भाषा में इसको प्लेस करने को मुख्य मुद्दा नहीं मानता हूं। भाषा में तो प्लेस होना ही चाहिए, पहले अंदर भाव में भी वो शिफ्ट होने की जरूरत है कि हमारा देखने का दृष्टि भी यही हो और बाहर भाषा भी यही हो, दोनों ठीक होने की जरूरत है। भाव के बिना भाषा बोलेंगे एक्टिंग है, ड्रामा है, झूठ है। भाषा में अप्रोप्रिएट ढंग से चीजें नहीं जाएगी तो अगला तो उन्हीं भाषा के आधार पर हमारे पीछे की चीजों को बहुत बार पकड़ने की कोशिश करता है। तो अगर उसमें प्रेसाइजनेस नहीं होगा तो अगले में स्लिप होगा सुनने में। मेरी बात पूरी हो गई भैया, अब अगर कुछ और कहना चाहें आप तो कह सकते। नहीं भैया, थैंक यू। और ये बात सही है और उस पर काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। अच्छे से बताने की जरूरत है भैया कि इस प्रोसेस में समय लगता है, इतना इतना हम ठीक कर पाए हैं, इतना और करने की जरूरत है, और उसमें थोड़ा आपका सहयोग चाहिए। बल्कि मैं तो एक स्टेप और आगे भी कई बार पूछ लेता हूं कि क्या आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि कैसे ये और बेहतर हो सकता है। लेट हिम और हर ऑल्सो थिंक ना, अगर कोई बेटर स्ट्रेटजी हमको दे दे तो हमारे लिए तो सहयोग ही होगा ना वो। जी भैया, पूरी हो गई मेरी बात। बढ़िया, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकते वंदन। हाँ भैया, अदिति शुक्ला दीदी का भी हैंड रेस था, मैसेज था।
पूछ लीजिए, जी पूछ लीजिए। नमस्ते भैया। तो नमस्ते, नमस्ते। मैं जितने मेरे प्रश्न आ रहे थे योगिता दीदी की बात और भैया की बात सुन के वो सारे आपके उत्तर से सॉल्व हो गए। बस एक जगह और अटक गई हूं मैं कि घर वालों के साथ या जिन लोगों के साथ रोज का जीना है उनके साथ ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। और अभी आपने जो लास्ट दो सेंटेंस बोले कि मैं सिर्फ बाहर बोल रही हूँ या भाव में भी मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा इस पे ध्यान गया कि मैं शायद बाहर से ही ठीक कर रही थी, भाव सहित नहीं कर रही थी, इसलिए कहीं कहीं अटक रही थी। बट घर वालों के साथ तो ये कि बार बार मौका मिल जाता है और मैं पहले से बेहतर होती हूँ। पर कुछ जगह एक ऐसी जगह मैं फंसी हूँ जहाँ पे मेरा उन लोगों से बहुत रेयर इंटरेक्शन है और कोई ऐसी घटना हुई, मुझसे भी एक छोटी सी गलती हुई जिसकी वजह से वो मेरा गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी बात उन तक कैसे रखूं? सेम रिस्पॉन्स मेरा सारा होगा जो योगिता दी का है कि पहले एक छोटे ग्रुप में उसकी ठीक से प्रैक्टिस की जाए। जहां हमको कई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है ना, वहां अपना प्रिपरेशन उतना शार्प होने की जरूरत होती है। जहां दो चार अपॉर्चुनिटीज हैं वहां थोड़े कम प्रिपेयर्डनेस से भी जाएंगे तो चीजें चल जाएगी। लेकिन जहां वो अपॉर्चुनिटी कम मिलने की पॉसिबिलिटी है, वहां अपनी तैयारी उतनी ज्यादा होने की जरूरत होती है। पहली बात मैं यही कहूंगा। तो उस तैयारी के लिए कैसे बात करना है, पहले उसकी क्लैरिटी हो जाए। फिर किसी छोटे ग्रुप में तीन चार लोगों के साथ उसकी मॉक प्रैक्टिस ठीक से हो जाए, वही जगह है जो हमको परफेक्शन देता है दीदी। उसका बाईपास मुझे भी नहीं पता। तो कैसे अप्रोच करने का तरीका तो यही है कि अपनी तरफ से बात को इनिशिएट किया जा सकता है। जो भाग हमसे ठीक नहीं हुआ उसको बताते हुए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो अगला पहला अगर आप स्टेप हमसे पूछेंगे तो पहला स्टेप है जो भाग हमसे ठीक नहीं हुआ हम उसको बता सकें। सेकेंड स्टेप है कि उसको हम आगे कैसे ठीक कर रहे हैं या कर लिए हैं उसको हम प्लेस कर सकें। थर्ड स्टेप ये है कि अगला उसको जो इवेलुएट कर रहा है उसको जैसा मैं पकड़ पाया हूं उसको मुझे ऐसा लगता है कह के अगले को बता सकें। और फिर वो सारा प्रोसेस जो मैं योगिता दी को कहा कि उसमें से जितना भाग वो हाँ कहते जितना ना कहते उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, उसका प्रोसेस वही है। बट तैयारी इन सारी चीजों की प्रैक्टिस एक मॉक ग्रुप में करने की जरूरत है, खास करके रेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है तब। और जब भी वो अपॉर्चुनिटी मिले सिंपल बात करने की जरूरत है कि मुझे 5 मिनट काफी समय से आपसे बात करने की जरूरत महसूस हो रही थी, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते? और ये 5 मिनट ही पर्याप्त है जिसमें 2-2.5 मिनट में हम अपनी बात को कह दें, 2-2.5 मिनट अगले को रिस्पॉन्ड करने के लिए छोड़ दें, बात 5 मिनट में ही पूरी हो सकती है। हो सकता है अगले को इंटरेस्ट बन जाए बात में तो 5 मिनट के बदले 15-20 मिनट भी चल जाए और हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए इन बातों को एक्सप्लेन करने का। बट तरीका एकदम सिंपल है। जो भाग हमसे ठीक नहीं हुआ उसको हम स्वीकार सकें, हम उसको आगे कैसे नहीं करेंगे उसका एश्योरेंस दे सकें, और फिर उनका मूल्यांकन जो हमारे बारे में है उसको प्लेस करके पूछ लें कि क्या मैं ऐसा जो देखता हूँ देखती हूँ वो ठीक है कि नहीं है। उसमें जितना भाग वो हाँ कहते उसका वही प्रोसेस है, ना कहते उसका वही प्रोसेस है। अब वापस बताइए दीदी, कुछ और कहना हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। नहीं भैया, मुझे समझ में आ रहा है। अभी मैं इसका प्रैक्टिस करके तभी कूदूंगी वरना तब तक रुकूंगी। और आपके 3 स्टेप भी पकड़ पा रही हूँ, अपनी बात को कैसे रखना है वो वाला भी। बट प्रैक्टिस करना मुझे भी ज्यादा ठीक लग रहा है, तो मैं इस मीटिंग के बाद एक बार योगिता दी से बात करके उनके साथ ही प्रैक्टिस कर लूंगी ताकि ठीक परफॉर्म कर पाऊं। जी थैंक यू भैया। वेल एंड गुड। वंदन भाई नेक्स्ट। जी भैया, अश्विनी अंकल आपको माइक दिया है, आप बात रख सकते हैं। एक चैट और दिख रहा है रचना दी का, कोई उसमें प्रश्न तो नहीं है ना? हाँ, वो कह रहे रिपल भैया वाली परेशानी मेरी भी है भैया, मतलब शायद वो शीतल भैया के उसमें कह रहे होंगे। हाँ ठीक है ना, एक बार पूछ लीजिए उनसे कि उनको कोई हाँ बात करने की जरूरत तो नहीं है ना। जी। जी भैया, कुछ कुछ तो सॉल्व हो गया है वो। उसके आगे भी हैं चीजें, लेकिन अभी मेरा फ्रेम नहीं हो रखा उसका क्वेश्चन। मैं आगे पुटअप करूंगी उसको। इतने की प्रैक्टिस एक वीक करके फिर नेक्स्ट वीक पुटअप किया जाए। जी जी भैया जी।
बिना प्रैक्टिस के अगर करेंगे तो फिर वही 0 से शुरू करना होगा। जी भैया। ठीक है दी, जी नेक्स्ट टाइम। जी भैया, धन्यवाद। बढ़िया। अश्विनी अंकल की बात पर आ सकते हैं फिर हम। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। ऐसा था, जैसे कि मूल पूर्ति में आप हमने ये बात की चर्चा की थी कि हम यानी कि हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, वो भी हमें सुखी करना ही चाहता है। ये बात ध्यान में रख के हम व्यवहार में लाए। जैसे तो दुखी नहीं करना चाहता, यहाँ तक तो ठीक है, पर हर कोई दूसरे को सुखी करना ही चाहता है। ये बात अभी आज ही मैंने सुबह सोची तो मुझे लगा कि ये बात यानी कि वो जानने में या मानने में नहीं आई है मेरे। मैं इसको नहीं स्वीकार पा रहा हूँ। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं दुखी किसी को नहीं करना चाहता थी, पर हर किसी को सुखी करना चाहता हूँ। ऐसी कोई मूलतः भावना है मेरे में, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरी बात ये तो यानी कि हर एक को सुखी करना, यानी वो तो फिर जो मेरा विचार चल रहा है सार्वभौमत्व की बात होगी, यानी लगभग जागृति की बात होगी। और उस पोजीशन में अगर हम आ जाते हैं, ये सोच लेते हैं, तो फिर तो ये शायद ये ऐसे ये इन सब अध्ययन की भी शायद जरूर कमी पड़े। परंतु यानी कि छोटा, यानी कि अगर बिल्कुल प्रिसाइडली कहूँ तो दुखी नहीं करना चाहते, यहाँ तक तो सबके बराबर, सबके वास्ते में मानने को तैयार हूँ। पर हर कोई सुखी करना, हाँ सुखी कोई हो तो अच्छा, वो भी क्या एक एक्सटेंडेड आई जहाँ तक रहता है फैमिली में, वो सुखी हो तो अच्छा। या कोई आसपास के दोस्त हो वो, जिसको तुम छोटा मोटा मोह का भी खरेखर तो तुम कह सकते हो, अगर बराबर देखने जाओ तो उनके सुख में जैसे अपना सुख वो यानी कि एक्सटेंडेड है, यानी कि आई है लगभग ऐसा। और अच्छे दोस्त हो, ये हो, वो सुखी हो तो अच्छा लगता है। आपकी जैसे अगर आपकी कोई प्रगति होती है तो अच्छा लगेगा। ये है। पर ऐसा हर लेमैन के वास्ते विरोध नहीं होगा, पर वो सुखी हो, ये बात तो मुझे कुछ डिफिकल्ट लग रही है। बस ये एक बात आई थी तो उसमें बंधन जी से बात हो रही थी तो बात की थी। अस्तु, नमस्ते। बढ़िया। तो मैं पहले इसको कंसेप्चुअली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर थोड़ी बात प्रैक्टिस पे आऊंगा। हमको ये दो भाग को अलग अलग करने की जरूरत है, एक तो इच्छा को और एक सहज स्वीकृति को, एक डिजायर को और एक नेचुरल एक्सेप्टेंस को। डिजायर या इच्छा की जगह से देखेंगे तब तो ये बात सही है कि जागृत मानव की डिजायर या इच्छा में ही ये बात होने की संभावना है कि वो सबका शुभ चाहता है। अगर इसको डिजायर या इच्छा की जगह से देखेंगे और उसके लिए फिर विचार और योजना होने की बात देखेंगे, उसके लिए चयन में कुछ क्रियाकलाप, एक्टिविटीज और प्रयास होने की बात देखेंगे, तब तो ये बात सही है कि जागृति की तरफ हम जितना जितना बढ़ते जाते हैं उतना उतना हम इसके करीब होते चले जाते हैं। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन पार्ट 2 यहां खड़ा है कि इच्छा और सहज स्वीकृति एक ही चीज है कि अलग अलग चीज। डिजायर में किसी चीज का होना और नेचुरल एक्सेप्टेंस में होना एक ही बात है कि अलग अलग है। अगर हमारे किसी भी परिचय शिविर को आप देखेंगे तो उसमें इस डिटेलिंग पर, कोई भी वर्कशॉप ले रहे हो कानपुर से, उसमें आपको इसकी डिटेलिंग पर अच्छे से बात मिलेगी कि डिजायर्ड थॉट एक्सपेक्टेशंस आर बेसिकली पार्ट ऑफ आवर ओन कंपिटेंस रेदर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। कि इच्छा में जो चीजें आज के दिन है हमारी, वो तो हमारे कंपिटेंस का भाग है, जो मान्यता से भी होके आ सकता है, जो संवेदना के थ्रू भी आ सकता है और नेचुरल एक्सेप्टेंस से भी आ सकता है। तो इच्छा में जो कुछ भी है हमारे आज के दिन, वही हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं है। बल्कि इच्छा के दो और सोर्स भी हैं। एक मान्यताएं, जो परिवार, समाज, ये सबसे हम तक आ जाती हैं, मीडिया, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट, रेडियो, ड्रामा, नाटक, म्यूजिक, इंटरनेट, ये सब उसको डालता रहता। और दूसरा, संवेदनाओं में अच्छा या बुरा लगने के आधार पर भी हमारी कई सारी इच्छाएं बन जाती हैं, डिजायर बन जाती।
यहाँ जो हम लोग बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि इच्छा में गलती होने के बावजूद भी, इच्छा में चूक होने के बावजूद भी, इच्छा में कमी होने के बावजूद भी, वो कमी क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर है या इच्छा में कमी गलत मान्यता के कारण आ रही है। इस बात को अपने में बार बार वेरीफाई करके देखने की जरूरत है, अपने लिए पहले, फिर दूसरों से चर्चा करके दूसरों के लिए भी देखा जा सकता है। बट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिजायर एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वेरी क्लियर। इच्छा और सहज स्वीकृति के बीच के अंतर को ठीक से पकड़ने की जरूरत है। अगर आप दर्शन के रेफरेंस से हमसे इसमें पूछना चाहेंगे तो दर्शन 20 जगह पर इस बात को कहता है कि मानव शुभ आशा से संपन्न है ही, सर्व मानव शुभ आशा से संपन्न है ही। या अनुभव दर्शन को पढ़ेंगे तो अमानव में भी ब्रह्म भासता ही है। अनुवात्मक अध्यात्मवाद को देखेंगे, व्यवहारवादी समाज शास्त्र को देखेंगे, इवन आवर्तनशील अर्थशास्त्र को देखेंगे तो 10 जगह से ये बात को इंगित किया गया है कि मूल रूप में मानव की मूल कामना तो शुभ की ही है नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में। ये बात ठीक है कि उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस और उसका डिजायर ही आज के दिन कटा हुआ है, दोनों के बीच अंतर विरोध है। और उस अंतर विरोध का कारण यह है कि डिजायर के 2 सोर्स और एक्टिव हैं, मान्यता के और संवेदना के। इतनी बात पर कोई प्रश्न हो तो पहले एक बार मैं उसको सुनना चाहूंगा, फिर कुछ और बातें जो मुझे प्रश्न के दूसरे हिस्से के संदर्भ में रिस्पॉन्ड करना है वो मैं करूंगा। भैया, सहज स्वीकृति का पता कैसे लगेगा? सहज स्वीकृति यानी एक मिनट, यानी कि ये बाबा जी पर विश्वास या इस पे क्या कहते हैं वांग्मय पर विश्वास, ये रखकर ही हम सहज स्वीकृति में जा सकते हैं या इसके अलावा भी कोई और बात हो सकती है? जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे मन में ये बात नहीं आई है, मैं हर एक को सुखी करना चाहता हूँ ये, और हालांकि मैं कह सकता हूँ कि सेल्फलेस काम करना मुझे अच्छा लगता है, उसमें मुझे अच्छा लगता है सब, पर फिर भी ये बात तो नहीं आई कि मैं सबको सुखी करने के मेरे में भावना रहती हो। तो ये जो तो मैं संस्कृति आप पलट कह के रहे एक हो, बार और पूछ लेता हूं, मैं पलट के एक बात और पूछ लेता हूं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपने ये तो कही रखा है कि किसको किसको किसी को भी आप सुखी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है, यानी दुखी करना आप किसी को नहीं चाहते, ये पोजीशन तो ना, पहले हाँ से हाँ, है। ये तो है। हम ये पूछना चाहेंगे कि किनको किनको आप सुखी करना चाहते हैं और किनको किनको नहीं करना चाहते हैं, ये डिस्टिंक्शन आप कहाँ देख रहे हैं? 1-2 उदाहरण हमको बताइए तो मैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सुखी करना चाहता हूँ वो तो यानी कि जो मेरे कौटुंबिक के वो हैं, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, जो ये मेरे पहचान, जो भी मेरे यानी कि एक दायरा है, आप भी आगे जैसे इसमें ये और भी आ गए, उनके सुखी करने का मुझे मन होता है कि उनके वास्ते मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। पर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हर एक के वास्ते वो बात नहीं है, पकड़ लेमैन के लिया वास्ते मैंने, वो बात नहीं है। हाँ, पकड़ लिया मैंने बात को। अब मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। इसके लिए इस बात को देखना चाहिए कि ये जो अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक होना है, इकाइयों का एक दूसरे से जो संबंध है ही, जो सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध की बात करते हैं हम, और संबंध को बात करते समय हम इस पर बात करते हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं ही, अस्तित्व की इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ही। क्या उस जुड़ाव और संबंध को भी हम देख पा रहे हैं कि नहीं, अगला प्रश्न ये पूछना चाहिए अपने से, क्योंकि उस जुड़ाव या संबंध को देखना ही हमारे अंदर स्नेह के भाव का आधार बनता है। और वो स्नेह का भाव है जो फिर दूसरे को सुखी करना चाहता है वाले भाग को इंटेंशन और कॉम्पिटेंस दोनों जगह पर इंश्योर करने में मदद कर देता है। आया तो और अगला, हमको जागृति के नजदीक लाके भी ये बात तो हो सकती है। बात सही है, ये समझ, ये जब आपने कहा बिल्कुल सटीक है, इट्स ए वेरी गुड आंसर, यानी कि एनालिटिक, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है ऐसे। तो अगर पर ये सोचें सह अस्तित्व आ गया तो सब चीजें आ जाएंगी, ये तो मुझे कब से मुझे ऐसा लग रहा ना ना, जागृति को तभी बहुत दूर रहने दीजिए अंकल, क्योंकि वो है। सहअस्तित्व के अनुभव और बोध की बात है। हाँ, मैं तो नहीं, सहअस्तित्व सहअस्तित्व का के, ख्याल आता है तो ये काफी चीजें सरल हो जाती है। तो हकीकत सहअस्तित्व संबंध भी आएगा, व्यवस्था भी आएगा। सहअस्तित्व एक दफा समझ में आता है, यानी वहां तक अगर हम सोच सकते हैं बराबर,
अवेयरनेस हमेशा की रखे तो काफी चीजें सरल हो जाती है, पर वो रहता तो नहीं है ना। वेरी ट्रू। तो फिर मैं ये बात कहूंगा कि धीरे से ये पकड़ने की जरूरत है कि जागृति के करीब आने का मतलब सहअस्तित्व का बोध, सहअस्तित्व का अनुभव है। सहअस्तित्व का आभास तो अभी भी थोड़ा एफर्ट करने से थोड़े समय में हम में हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। मैं सहअस्तित्व के बोध और अनुभव की तो गारंटी नहीं दे रहा हूं कि थोड़े समय में हो जाएगा, लेकिन सहअस्तित्व के आभास की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 2 4 6 महीने के ही, और मैं लंबा समय कह रहा हूं, कम इंटेंसिटी से भी कोई कोशिश करेगा तो भी 6 महीने में हो जाएगा। 2 4 6 हाँ वो महीने के थोड़े सिंसियर एफर्ट से ये पॉसिबल है कि सहअस्तित्व का आभास हमको हो जाए और उस आधार पर हर किसी के साथ संबंध हमको महसूस होना शुरू हो जाए, संबंध में वो जुड़ाव दिखना शुरू हो जाए, और उसके तहत फिर वो जिम्मेदारी अपने आप जो आप कह रहे हैं ना, वो आना शुरू हो जाता है। बाबा नहीं, जी इस आभास उदाहरण की को, बात तो आपकी सही है, इतने में और वो होता भी है, परंतु होश की जहाँ बात है, होश नहीं बना रहता इस बारे में। ठीक कह रहे हैं, अगर होश नहीं बना रहता है और जब होश जाता है तब ये बात स्वीकार हो जाती है, तो मुद्दा होश को बनाए रखने के उपायों पर काम करना है, जिसको मैं अभी नहीं एक्सपेंड कर रहा हूं, पीछे कर भी चुका हूं कई बार, कभी जरूरत होगी तो आगे भी कर दूंगा। ठीक है। पर अगर ध्यान जाने से ये बात स्वीकार हो जाती है, तो अब मुद्दा ये नहीं है कि हमको दूसरे से संबंध नहीं दिखता है, मुद्दा ये है कि हमको संबंध दिखता तो है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर बना नहीं रहता है, ध्यान स्लिप हो जाता है। तो ध्यान को कैसे बनाए रखें उस उपाय पर बात हो सकती, लेकिन सहअस्तित्व का आभास होना इतनी कठिन चीज नहीं है, कठिन चीज नहीं है। वो जागृति के कदम में एक बहुत सामान्य सी सीढ़ी है, जिस पर बहुत थोड़े प्रयास से हम चढ़ सकते हैं और वो हमारे वश में आ सकता है। ऐसा हमको अपने एक्सपीरियंस से भी लगता है, ऐसा हमको लोगों को देख करके भी लगता है। तो भैया ये बात ये, जी जी, कहिए 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 कहिए। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि इस एफर्ट को हम करते हैं ना, तो ये संबंध हमको दूर दूर तक दिखना शुरू हो जाता है, और उस आधार पर नेचुरल एक्सेप्टेंस बहुत क्लियरली बनने लगता है बाकी सब के लिए भी सहयोग का। देखो जी, भैया, मैं पूरा कर रहा अस्तित्व हूं। की जो बात, हाँ कर लीजिए आप। हो गई मेरी बात, आप कंटिन्यू कर सकते हाँ मैं ये कह रहा था, भूल जाता हूँ, बात ये थी कि सह अस्तित्व का ख्याल आएगा तो ये तीनों, ये सामाजिक नियम, भौतिक नियम, ये सब भी हो जाएंगे, फिर तो यानी कि बातें बहुत, बाकी की बातें बहुत सरल सी हो जाती हैं, आभास हो और होश बना रहे तो फिर तो। परंतु वो जो आपने कहा ठीक है, होश की बात है, और फिर भी मुझे इस बात से तो मैं कन्विंस नहीं हुआ हूँ कि मैं सुखी करने करने के मेरी मूल प्रवृत्ति है, इसको मैं पहचान पा रहा हूँ। हाँ, दुखी नहीं करना चाहता, और वो सुखी हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, ये एट द बेस में इतना सोच सकता हूँ वो सुखी हो तो मुझे अच्छा लगेगा बड़ा, पर मैं उसके वास्ते कोई प्रयत्न करूं, ऐसा अभी भी मेरे, मैं आई एम नॉट, यानी कि कहीं। आपके आंसर से मैं उतना वो संतुष्ट नहीं हूँ इस बारे में। पकड़ लिया, पर मैं फिर दो बात कहूंगा। एक तो ये देखा जाए कि जिनके लिए अभी हमको सुखी करने की कामना नहीं दिखती है, उनके साथ भी सहअस्तित्व पूर्वक संबंध दिखता है कि नहीं दिखता है। एक प्रश्न तो मेरा ये होगा। जी अंकल बस बताइए, वो प्रश्न पूछ लेता नहीं, हूँ। वो आपने द्विधा में डाल दिया, यानी कि नहीं, उसके बारे में वो होश ही नहीं है ना, बेहोश ही है। तो अब तो हमने सवाल पूछ लिया ना, अब एक अब आप वीक कह इस दो कि पर होश में होश रहो, बस होश पूर्वक, के रास्ते क्या करना है वो करना है। अब एक वीक इस पर होश पूर्वक ध्यान दे लिया जाए, फिर अगले वीक बात कर लेंगे। ठीक है। मैं एक तो हरी बात से मैं ये कहता हूँ कहूंगा, कि आप कभी किसी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते, सामने वाले से ही लेवाते हो। ठीक है। अच्छा। ये बात तो इस दिल्ली वाले शिविर में भी बहुत लोग हमको कह रहे थे। और इनफैक्ट ठीक है। इसमें होता क्या है ना, मैं इसको उत्तर देने से ज्यादा बेहतर विधि इसलिए मानता हूं कि बेसिकली इस पर जब आदमी सोचना शुरू करता है ना,
तो उसके अंदर अटकाव कहाँ है, ब्लॉकेज कहाँ है, ये उसको साफ साफ दिखना शुरू होता है। और जब वो एक उत्तर पर आ पाता है तो उस प्रोसेस में उसका ब्लॉकेज साफ हो जाता है। मैं कम से कम जब देखता हूं तो यही बात हमको दिखाई देती है। तो ये बात हमको क्लियर हो रही है इस सारे से। दूसरा एक प्रश्न मैं और पूछ करके छोड़ना चाहूंगा इस संदर्भ में। एक प्रश्न तो मैंने पूछ लिया कि ये देखा जाए कि उनके साथ हमको सहअस्तित्व पूर्वक संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरा ये देखा जाए कि कहीं हमारी गहरे में ये मान्यता तो नहीं बैठी हुई है कि हम कितना भी प्रयास करेंगे दूसरे में कोई गति होने की संभावना नहीं है, तो क्यों काली दीवार में जाके फालतू के सिर मारा जाए। ऐसी स्वीकृति या मान्यता कहीं गहरे में हमारे अंदर तो नहीं है। मैं आपके संदर्भ में नहीं कह सकता हूं, मैं जनरल सभी लोगों के संदर्भ में इसको रिस्पॉन्ड कर दे रहा हूं कि कई बार ये दूसरी भी मान्यता हमारे अंदर होती है कि दूसरे का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कई परंपराएं इस बात को भी भारत में मानती हैं। मैं पिछले 8 दिन में कम से कम 5 अलग अलग लोगों से इस बात को सुन चुका। तो उनको ऐसा लगता है कि काम किया ही नहीं जा सकता है दूसरे के साथ। दूसरा जब तक ध्यान नहीं देगा, उसका मन नहीं बनेगा, उसकी जरूरत नहीं होगी, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वैसा लगता हो तो फिर इस दूसरी सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि जो बात हम हर बार कहते हैं कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है। ये बात हम दूसरे के लिए देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। तो हम प्रॉब्लम भी बता दे रहे, हम उससे रिलेटेड प्रश्न भी बता दे रहे। आराम से एक वीक इस पर सोचा जाए, नेक्स्ट वीक इस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे और फर्दर उसको रिस्पॉन्ड करने का काम कर देंगे। जी, मेरी बात पूरी हो गई। इमीडिएट कुछ और हो अंकल तो बताइए, अन्यथा इसको पूरा मान लेते हैं। नहीं ठीक है ना। और नहीं ठीक है, यानी कि बस होश में रहने की बात आ गई मूलतः तो। और ठीक है, इस पर काम करेंगे। बढ़िया। नेक्स्ट में राजेश जी का एक प्रश्न है, अगर हैं तो बंदन भाई उनको भी वो कर हाँ सकते भैया, हैं। वो तो है। इस बात पे 2 लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं भैया। कंटिन्यू कर लीजिए ना, वो तो आपके हाथ में ही है जी सर। जी भैया। हाँ, रचना दीदी जी, आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। जी भैया, इस बात के ऊपर मेरे एक ये अभी अश्विनी भैया ने पूछा, उससे उभर कर आ गई। ये मेरी जिज्ञासा बहुत समय से है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस अस्तित्व के अंदर हर इकाई से, जैसे पदार्थावस्था, ज्ञानावस्था, जीवावस्था की हर इकाई से संबंध तो है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अ, संबंध का तो मेरे को अनुमान हो रहा है, लेकिन जो मेरा एक व्यवहार के अंदर मुझे अपनेपन की अपेक्षा रहती है कि संबंध के अलावा जो एक और चीज है जो मुझे जुड़ाव महसूस करवाती है, वो है कि अपनापन। मेरा किसी से अपनापन और किसी और का मुझसे अपनापन, और उस अपनेपन के मेरे अंदर एक कुछ क्राइटेरियाज बने हुए हैं, जिसमें कि ऐसा लगता है कि अपनेपन के क्राइटेरिया से केयर, कंसर्न, सहिष्णुता, विश्वास, तो वो मेरी तलाश उस चीज की बनी रहती है। यहाँ मेरी एक अटकन बनी हुई है, यही संदर्भ है। लेकिन वो कि वो संबंध तो मुझे पता है कि हाँ, मेरा पूरे अस्तित्व की हर इकाई से मेरा संबंध है, लेकिन अपनेपन के भाव की कमी या होने से वो आचरण में मेरा फर्क पड़ता है। इसको मुझे बढ़िया, जरूरत है आपके बढ़िया। द्वारा बताए जाने की। दीदी 2 बात मैं आपके उत्तर में रिस्पॉन्ड करूंगा। जी एक तो आपके प्रश्नों को सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि अभ्यास के पहले कुछ लेवल पर आपको अध्ययन की आवश्यकता है। जी तो किसी एक लेवल पर जाके कम से कम जो मध्यस्थ दर्शन का सार सत्र करते हैं, अगर आपने उसको कर रखा है तो उसको फिर से सुनने की जरूरत है, ठीक से, अपने स्पीड से, अपने पेस से, घर पर। जी। नहीं कर रखा है तो करने की जरूरत है। आपकी स्थिति क्या है मैं नहीं जानता हूँ, थोड़ा बताएंगे। नहीं भैया, कर रखा है। अभी मई में जब हुआ था तब हम लोग गए थे कानपुर में सार सत्र करने के लिए, और दिसंबर में भीलवाड़ा में जो आपका शिविर था वो भी अटेंड किया था। वही और तो, अब आपकी मैं पकड़ लिया, तो अब आपकी जो जरूरत है वो उस सार सत्र को अपने पेस में थोड़ा सुनने की जरूरत है।
जी भैया। दूसरा, 2-3 पुस्तकें, मानव व्यवहार दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, इस तरह के कुछ पुस्तकों की डिटेलिंग को थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। जी उससे भैया। आपके कई सारे फॉर्मुलेशंस और शार्प और क्लियर होंगे। तो जी भैया। एक सजेशन तो मेरी तरफ से ये है। जी भैया। दूसरा, अभ्यास की दृष्टि से देखेंगे तो एक ही चूक जो आप कह रही हैं ना, जी कि भैया। अपनी तरफ से देखेंगे ना, तो जी भैया। अपनी तरफ से अपनापन होने के लिए स्नेह का भाव दिखना महत्वपूर्ण है। जी भैया। आपसे जो चूक हो रही है वो ये कि अपनी तरफ से भी उस अपनापन या स्नेह के लिए आपने एक क्राइटेरिया बना रखा है, दूसरे से भी अपनेपन और स्नेह का मिलना। तो दूसरे से स्नेह मिलेगा, दूसरे से अपनापन मिलेगा, दूसरे से हमारी कुछ अपेक्षाएं पूरी होंगी, तब मैं दूसरे के साथ अपनापन या स्नेह को करूंगी। ऐसे आपकी बातों से हमको सुनाई पड़ता है, ये ठीक है? नहीं भैया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस चीज से मैं थोड़ा मुक्त हो चुकी हूँ। और वो जो ये वाला अपेक्षा वाला ये वाला पार्ट है ना, कि उससे मिलेगा तो मैं दूंगी, मैं इससे इससे मतलब लाइक काफी हद तक मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मैं लेकिन वेट अ मिनट, तो मैं जी। पलट के ये पूछना चाहूंगा जी। कि फिर आप बताइए कि जो आप ही कह रही थी कि दूसरे कुछ अपेक्षा करें, दूसरों से अपनापन मिले तब मुझे महसूस होता है, उसका आशय क्या है आपका? उसका आशय जैसे ये है कि यही वाली चीज, जैसे वो मैंने शायद वो शीतल भैया का प्रश्न था कि उन्होंने ये कहा कि भी 10 बार कोई चीज हो रही है, उसमें से 9 बार मैं सही कर रही हूँ, या मैं बिना अपेक्षा के ही कर रही हूँ, या मैं स्नेह का भाव रखते हुए ही कर रही हूँ, और एक बार अ, चूक जो हो रही है उसका बहुत विरोध जैसे मिलता है। वहां पर ये लगता है कि शायद मुझसे अपनेपन का भाव नहीं है अगले व्यक्ति को, तो उस वजह से वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि मतलब मैंने मेरे अंदर वो अपनेपन का भाव होते हुए ही मैं 9 बार गलती नहीं करी थी, या अभ्यास अभ्यास मैं के। फिर से यहाँ पे रुकूंगा। देखिए जी। आपने क्या किया, फिर से ये बात कहा कि 2 बातें कही, अगर जी। मैं ठीक सुन पा रहा हूं तो। जी। एक ये कि आपको ये लगता है कि अगले के मन में आपके लिए अपनेपन का भाव नहीं है। जी। ये मैं ठीक सुना कि नहीं सुना? जी सुना। सुना ना? जी। इसका मतलब मुझे 2 मान्यता आपकी दिखाई देती। हम्म। एक ये कि अगला मानव मूलतः मेरा शुभ चाहता है, इस बात पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। हम्म। एक प्रश्न चिन्ह है, हम्म। ये मुझे सुनाई पड़ता है इस बात को सुन करके। दूसरा, मुझे ये भी सुनाई पड़ता है कि अगला इस अपनेपन को इंश्योर करेगा, ठीक, तभी मैं स्नेह करूंगी, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगी हर बार। और अगर ये एक बार मेरा स्नेह टूट रहा है तो उसका जो विरोध आ रहा है, उस विरोध के कारण के रूप में मैं अगले के अपनापन के अभाव और उसकी मान्यता को पहचान रही हूं, ना कि मैं फिल्टर करके उसका नीड सुन रही हूं, ना कि मैं इस बात को देख रही हूं कि ये मेरा एक बार ठीक नहीं करना उसके गुस्से का कारण है। अब बताइए कि मैं ठीक कह पा रहा हूं कि अभी भी नहीं कह पा रहा हूं? जी भैया, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है जो अभी आपने एनालाइज किया। अब इतनी एनालिसिस को अगर देखेंगे तो इसके सॉल्यूशन को तो मैं पिछले 3-4 मीटिंग में अलग अलग जगहों पर बहुत अच्छे से प्लेस किया हूं कि कैसे इसको रिजॉल्व करने के काम को कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं उन्हीं उत्तरों को फिर से रिपीट कर सकता हूं। भैया एक नटशेल के अंदर यदि कर देंगे तो वो रिवाइज हो जाएंगे, ऑल्दो मैंने हर मीटिंग में सुना ही है। लेकिन ये समस्या मतलब जैसे ये मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे एक बार भी विरोध आता है ना, कई बार कई दिनों के बाद भी, तो वो अपने ऊपर ही लगता है, अपने ऊपर थोड़ा संशय हो जाता है कि मैं कहाँ चूक कर रही हूँ, या कि कहाँ मुझे और कार्य करने की जरूरत है, ऐसा लगता है। दीदी, मतलब मैं अगले पकड़ व्यक्ति लिया पर भी आपकी इतना बात नहीं, को। अगले व्यक्ति पर इतना नहीं आता है, मतलब इतना एक बार एक क्षण के लिए अगले व्यक्ति के ऊपर विरोध आता है, लेकिन जो तकलीफ होती है वो अपने लिए होती है कि मैं मेरे पकड़ अंदर लिया कहाँ आपकी अभी सारी और बात को, जरूरत है। जी। पकड़ लिया आपकी जी। सारी बात को। देखिए, मैं 2 बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसके लिए बार बार कह रहा हूं, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा। जी। आप जो भी सुनते या जी। पढ़ते हैं और उसमें जो बातें क्लिक करती जी। हैं हमको, उसका ब्रीफ पॉइंट हम्म। समरी बनने की जरूरत है।
उन समरी को हम्म डेली एक बार पलट के देखने की जरूरत है। अपने रोज के हम्म जीने में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। हम्म जिंदगी में जिन जिन समस्याओं में हम अटक जाते हैं, वो इनके प्रकाश में हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको सोचने के लिए थोड़ा समय लगाने की जरूरत है। हम्म और फिर एक छोटे ग्रुप में उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे दोनों चीज होता है, हमारा अपना शार्पनेस होता है, दूसरा जिन प्रॉब्लम से हम अकेले जूझ रहे हैं हम्म उसको सॉल्व अब चार आदमी मिल के कर रहा होता है, तो कई हम्म सारे क्रिएटिव और बेटर आइडियाज हमको मिल पाते हैं। हम्म इतने स्टेप्स में से अगर आप किसी को भी बाईपास कर रहे हैं ये मान करके कि शायद हमको जरूरत नहीं है उसकी, या शायद हम उसके बिना कर सकते हैं, तो हम्म एक बार उस मान्यता को रिव्यू करने की जरूरत है दी। हम्म। जी 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 जी। जी भैया, जी भैया, जी तो धन्यवाद। इतने के साथ मैं फिर भी मैं नटसेल में आपको 1 मिनट में और रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। हम्म अगला मानव मूलतः मेरा शुभ चाहता है, इसको देखने के जितने तरीके पर बात हुई है उस पर काम करने की जरूरत है। जी भैया। इस तरह से दूसरे को अगर हम अपने सुखी दुखी होने का आधार बना रखे हैं, चाहे 10% बना के रखें चाहे 2% बना के रखें, हम्म उस 10% या 2% को अपने दुख के आधार के रूप में पहचानने की जरूरत है कि अगर उसको हम बना के रखेंगे तो वो 2% और 10% सिचुएशन में भी मेरा दुख बना रहेगा, ये पहचानना जरूरी है। हमको जी लगता भैया। है कि अगला 10 में एक बार जो रिएक्शन करता है वो रिएक्शन बंद कर देगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हमको ये पहचानना जरूरी है कि उससे इतना ही होगा कि इस व्यक्ति के साथ जीना ठीक हो जाएगा। संसार में 800 करोड़ लोग में बहुत सारे लोग ऐसे अभी हमको मिलने वाले हैं जो 10 में 9 ठीक तो छोड़िए, आप मतलब साढ़े 9 भी ठीक कर लेंगे तो आधे को देख के भी समस्या हो सकती है उनको, और यही तकलीफ से आपको उस समय फिर गुजरना पड़ेगा अगर अभी आपने उस एक को अगले को ठीक करवा के काम चलाया है तो। अगर बहुत बढ़िया आपने भैया। अगले को बदल के काम चलाया है तो आगे ये हम्म। तकलीफ खड़ी रहेगी आपकी, क्योंकि अपने संस्कारों में बदलाव नहीं हुआ है। हाँ भैया, मतलब जो तकलीफ है ना वो है ही यही कि अपने संस्कारों में कहाँ कहाँ और कार्य करने की जरूरत है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, ये वाली चीज यही है वही जगह। तो, जी उसके लिए उस पूरे स्टेप से गुजर के देखिए, धीरे धीरे रिजॉल्व होता है कि नहीं, हमको फिर एक बार कभी फीडबैक वापस दीजिएगा। जी भैया, जी भैया, जरूर। जी भैया, जी जी। धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी राजेश अंकल जी, आपको माइक दिया है, बात रख सकते हो। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया सवाल तो शायद आपके सामने आ गया होगा। मुझे पता है, बट एक बार ब्रीफ में रिपीट कर देंगे 30-40 सेकेंड में, तो सभी को कनेक्ट होने में सहूलियत हो जाएगी। जी भैया, एक्चुअली मैं वो सार सत्र का सवाल जवाब पढ़ रहा था, उससे मेरे को थोड़ा सवाल आया था। क्या छात्र में सुख स्वभाव है या प्रभाव? उसमें अगर हम मानते हैं कि सुख स्वभाव है तो हम अपने पर काम करने के लिए तत्पर होंगे, और अगर सुख प्रभाव है तो काम बाहर होगा। इससे इसमें से जो हमारे संस्कार में होगा उस पर हम ध्यान देंगे। तो अगर संस्कारों का विवरण हमें बना बनाया मिल जाए तो हमारा ध्यान आसानी से आ सकता है। ऐसा संस्कार है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो भैया ये संस्कारों का विवरण थोड़ा जानना चाहता था। और दूसरा सवाल यह था, नजदीक के संबंध में कभी कभी विरोध हो जाता है तो जल्दी जाता नहीं है, वो क्या संस्कार है जिसके तहत विरोध आ जाता है? कभी उस विरोध को व्यक्त करते हैं और कभी उसे अंदर ही दबा देते हैं। तो यह क्या क्या संस्कार है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और उस पर कैसे काम करना और अपने संस्कार पर कैसे बदलाव लाना, यह जानना चाहता हूँ। मेरे सभी प्रश्नों का सबसे पहला उत्तर यही है, एक छोटा ग्रुप बनाया जाए और इस पर काम किया जाए। ये सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। बाकी मैं उत्तर दे रहा हूँ आपकी बाकी सारी चीजों का, बट एक छोटे ग्रुप बना करके वहां पर इनको डिस्कस करने का, इनको सॉल्व करने का, प्रैक्टिस का काम किया जाए तभी वो होगा, अन्यथा चीजें बहुत लंबे समय तक खींचेंगी। जो चीज जो जी भैया। प्रोसेस मैं कह रहा हूँ उससे जो 3 महीने में हो सकता है, प्रोसेस को बाईपास करके उससे ज्यादा एफर्ट लगा के शायद 3 साल लग जाए उसको होने में।
अब जी मैं भैया। उत्तर देने को शुरू करता हूं। जो आपने कहा कि संस्कार क्या है, संस्कार तो एकदम सिंपल है इसमें, कि दूसरा हमारे मनोनुकूल नहीं करता है तो हमको विरोध आ जाता है। ये अपने नजदीकी संबंधियों पर खास करके इसलिए ज्यादा होता है कि उनके जीने से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं, दूसरों के जीने से हम उतने प्रभावित नहीं होते हैं। तो हमारा जीना जैसे ही बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होता है, हमारी कोई जरूरत जैसे ही पूरी नहीं होती है, दूसरा जैसे ही कुछ ऐसा करता है जो हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है, तो हमारे अंदर पहले दुख होता है। उस दुख के कारण के रूप में हम अगले व्यक्ति को पहचानते हैं, इसलिए अगले व्यक्ति के मन में हमारे लिए विरोध होता है। पहले पार्ट का डायग्नोसिस तो ये है भैया, इस पर कुछ कहना हो तो बताइए। भैया वो समझ में आता है कि अपने संस्कार को और भाव को नियंत्रित करना है, मगर फिर भी क्या होता है, क्या घर के नजदीक के मेंबर का होता है, तभी ये भाव रहता नहीं है वहां पे। संबंध पहचानने की भी कोशिश करते हैं, क्या ये अपना ही संबंध है तो उसको निर्वाह करना है वगैरह, मगर फिर वो पता नहीं क्यों कंट्रोल में नहीं रहता है। अध्ययन और अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास। आपके सारी बात को सुन के भी मैं यही कहूंगा, अपने स्पीड से सार सत्र को, मानव व्यवहार दर्शन को, मानव अभ्यास दर्शन को, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को अपने स्पीड से रोज थोड़ा थोड़ा सुना जाए, उसके ब्रीफ पॉइंट्स की समरी बनाई जाए, अपने रोज के जीने में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको सोचा जाए। जो जो पास्ट सिचुएशन हमारे उलझ जाते हैं, इस दृष्टि से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको सोचने के लिए अपने को इन्वेस्ट किया जाए। दिन भर का 1-1.5 घंटा सुनने में और आधा घंटा कम से कम उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में लगाने की जरूरत है। उसका कोई बाईपास नहीं है। अभी मैं दिल्ली वाला सेशन ले रहा था, रिकॉर्डिंग तो उसकी बाद में आएगी, बट अगर उसके उस लास्ट सेशन का ऑडियो होगा तो मैं उसको ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा, शायद ऑडियो फाइल होगी उस पर, जिसमें हमने इस पर बात करी है कि सेशन के बाद आपको घर जाके लौट के क्या क्या करने की जरूरत है। मोस्टली उसकी ऑडियो फाइल होनी चाहिए, मैं ग्रुप पर उसको शेयर करवा दूंगा। कभी भी समय मिले तो उसको सुनिए। ऐसे ही अछोटी में हमारी एक सेशन होगा 3 साल पुराना लगभग, उसकी रिकॉर्डिंग भी वंदन शेयर कर सकते कभी, कि पुस्तकों की सूचना के बाद हम कैसे करें और सूचनाओं को ग्रहण कैसे करें, जीने में कैसे लाएं, उसके संदर्भ में कुछ जनरल बातें की हुई हैं। तो वो प्रोसेस है जो आपको हेल्प करेगा। उस प्रोसेस को बाईपास करके कई बार उत्तर नहीं मिलते हैं। लाइफ में बहुत बार उत्तर सिर्फ प्रश्न को पूछने से नहीं मिलता है, बल्कि बहुत बार ये होता है कि वो उत्तर हमारी नजर से 20 बार गुजर चुका होता है, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम की दृष्टि से उसको सुनने का और उस कंसेप्ट को अपने प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करने पर सोचे नहीं होते हैं। तो कंसेप्ट हमारे सामने से गुजरता रहता है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, एप्लीकेशन तक उतार के नहीं ले आता है। हम लोग बच्चों को 10th 11th 12th में भी जब साइंस मैथ्स पढ़ाते हैं ना, तो कंसेप्ट को समझना और उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम तक सॉल्व करने तक, एप्लीकेशन तक लेके आ पाना, उसके लिए जो एफर्ट और प्रयास लगता है वही यहाँ भी लगाने की जरूरत है, और वहां पर हमारा अपना प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मैं दूसरी बात कहूंगा। तीसरी बात है कि जो लिस्ट है, लिस्ट कहाँ से मिलेगी, 2-3 जगह मैं बता देता हूँ। एक तो अनुभव दर्शन पुस्तक को आप देखेंगे तो 6ठे या 7वें अध्याय के आसपास एक पैराग्राफ है। नई पुस्तक में उसका क्या वर्जन है मुझे नहीं पता, बट नई के ठीक पहले वाली का मुझे ध्यान है। एक पैराग्राफ है जो सुसंस्कारों की लिस्ट बताता है, और एक पैराग्राफ है जो कुसंस्कारों की लिस्ट बताता है। बेहतर तो यही है कि आप खुद इसको ढूंढें, पर अगर नहीं मिले तो फिर वंदन या किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो ग्रुप में निकाल के भी उस पेज को शेयर कर देंगे। बट जितना खुद एफर्ट करेंगे ना, उतना उस जी भैया। प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे। एक बात तो मैं ये कहूंगा, वहां से मिल सकता है। जी दूसरा, जी भैया। अभ्यास दर्शन को भी देखेंगे ना,
तो उसके आखिरी के 2-3 पेज में षड विकारों के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को पहचाना है। वो एक तरह के कुसंस्कार ही हैं। और आप जब संस्कार कह रहे हैं तो आप बेसिकली कुसंस्कार की बात प्रधानता से कर रहे हैं फ्री होने के लिए, इसलिए मैं उसी संदर्भ में रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। तो एक जगह वो और है अभ्यास दर्शन का, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को कुसंस्कार के रूप में पहचाना गया है और किन अभ्यासों से हम उसको हल कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके भी कुछ उपाय बताए हुए हैं। जी भाई। वो सब के साथ कुछ उत्तर मैं भी यहाँ दे देता हूं। बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम के रूप में जितने अभ्यास को हम बताते हैं, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, स्वधन, स्वनारी पुरुष, दयापूर्ण व्यवहार कार्य, उत्पादन रख करके जीना, ये जितनी बात हम करते हैं ये सब सुसंस्कार है। इनके विपरीत की जो प्रवृत्तियां हैं वस्तुतः वही कुसंस्कार हैं। तो असंग्रह के बदले संग्रह या भोग की प्रवृत्ति, स्नेह के बदले विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मात्सर्य की प्रवृत्ति, विद्या के बदले अविद्या या भ्रम की टेंडेंसी, सरलता के बदले अहंकार, अस्मिता की टेंडेंसी और अभय के बदले भय की टेंडेंसी, ये सारे कुसंस्कार हैं। और ये सारे कुसंस्कारों की जननी विद्या के बदले जिस अविद्या को पहचानते हैं, वो अविद्या वो सबका मूल है। तो अविद्या फंडामेंटल जगह है, मूल कुसंस्कार है। अस्मिता या अहंकार, भय, विरोध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और संग्रह और भोग प्रवृत्ति, दिखावा प्रवृत्ति, भुलावे की प्रवृत्ति, छल कपट की प्रवृत्ति, ये सब कुसंस्कारों की लिस्ट है भैया। अगर और कुछ आप एक्सपेंशन चाहते हैं तो बताइए, उसको बात कर लेते। नहीं भैया, शुक्रिया, बराबर है। ध्यान रखूंगा, वो मैं पढ़ूंगा भी। अनुभव दर्शन, अभ्यास दर्शन में जो आपने बताया ना, वो पढ़ूंगा मैं। बढ़िया। अब नेक्स्ट अदिति दी के प्रश्न पर आ सकते हैं, अगर इस पर कोई और कमेंट नहीं हो बंदन तो। हाँ भैया, आदित्य दीदी आपको माइक दिया है, आप बता सकते जी भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। हाँ भैया, मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब रिपीट करना है भैया या? बहुत ब्रीफ में 10 सेकेंड में। अच्छा, तो 10 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा, बट 20 ये ले लीजिए। क्वेश्चन था कि मनोरंजन की जो नीड है ना, अब बहुत बार ऐसा दिखता है कि जब उस नीड को पूरा करने जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे तरीके तो ऐसे हैं जो हमें ना मतलब थोड़ा सा लक्ष्य के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे कि कोई अच्छा गाना सुन लिया, ऐसे कुछ है ना, कोई अच्छी मूवी देख ली, और बहुत सारे तरीके ऐसे भी दिखते हैं ना जो एकदम ही भटक जाते हैं हम लोग, और अति भोग की तरफ चले जाते हैं। मनोरंजन से कब वो नीड अति भोग की तरफ शिफ्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता, और फिर जस्टिफाई भी करते कि ये तो मेरी नीड है मनोरंजन की, और जब तक मैं ज्ञान के लेवल तक नहीं पहुंचती ये भी पूरी करनी है ना? तो इसको कैसे बैलेंस करें? बढ़िया। देखिए, अल्टीमेटली देखेंगे ना तो दो हिस्सा है। एक है ज्ञान के लेवल तक पहुंचेंगे तब ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा यह है कि ज्ञान के रास्ते में जितना जितना हम बढ़ते जाते हैं उतना उतना इन चीजों की समीक्षा होती जाती है और ये संतुलित भी होते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन ज्ञान होता है उसके बाद ये सारा खत्म हो जाता है, बल्कि ये होता है कि धीरे धीरे इसके समाप्त होने का भी काम होता रहता है और धीरे धीरे ज्ञान की अभिवृद्धि भी होती रहती है। दर्शन बार बार इतना ही ध्यान दिला रहा है कि ज्ञान की अभिवृद्धि वाले पैर को आगे रखा जाए, कुप्रवृत्तियों से पीछे छूटने वाले पैर को थोड़ा पीछे रखा जाए, कि समझ करके छोड़ा जाए, ना कि जिद करके छोड़ा जाए।
तो मैं उसमें कहता हूं कि न्यूनतम ये दो बात दिखने लगे कि ऐसा जीना मेरे लिए सही है और ऐसा जीने में ही मेरा वास्तविक सुख है, भले हमको अभी तात्कालिक रूप से नहीं लग रहा हो। और जैसा मैं अभी जी रही हूं वैसा जीने में दुख है और उसमें हमको भले तात्कालिक रूप से थोड़ी राहत महसूस हो रही है, बट लंबे समय में मैं उलझती चली जाऊंगी। ये बात को पहले देख लेना जरूरी है, फिर उसको मन लगा करके थोड़ा संकल्प लेके फ्री होने की जरूरत है। और कुसंस्कारों से मुक्त होने का, या ये सारी जो जिसको आप नीड के नाम से कह के पूरा करने जा रहे हैं, देखिए दूसरा उसको नीड मान रहा है, यहां तक तो ठीक है। अगर हम अपने लिए उसको देखें तो ऐसे देखने की जरूरत है कि बेसिकली ये फंडामेंटल नीड नहीं हो करके हमारी तैयारी के अभाव में कुछ तात्कालिक राहत का उपाय है। तो तात्कालिक राहत के उपाय को बाध्यतावश एक राहत के प्रोग्राम के रूप में ही पहचानने की जरूरत है, न कि समाधान और सॉल्यूशन के रूप में पहचानने की जरूरत है। और उसको भी प्रयोग करने जाते हैं तो अब आपके एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको वापस लक्ष्य के लिए मोटिवेट कर देते हैं और कौन कौन से काम हैं जो आपको उलझा करके भोग की तरफ लेके चले जाते हैं। तो उसको फिल्टर करके आगे से मनोरंजन के लिए उन कामों को जो भोग की तरफ लेके चले जाते हैं, उसमें परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख देख करके उससे फ्री हो लेने की जरूरत है। और जो चीजें लक्ष्य की ओर मोटिवेट करते हैं उतने से ही मनोरंजन को इंश्योर करके एक तात्कालिक राहत के उपाय के रूप में प्रयोग करने की जरूरत है। अपने संदर्भ में तो मैं ये कहना चाहूंगा दी। अब बताइए कोई प्रश्न हो तो। तो मेरा ये इसमें ये भी है भैया, जैसे बाकी की जो नीड्स है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ऐसे स्पेसिफाई है। जैसे कि ये खाने की नीड है तो उसको स्वास्थ्य संयम से हमने देख लिया, तो हमको एक लिमिट पता है उसकी, है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग। और दूसरा फिजिकल इमोशनल नीड्स को मतलब पूरा करने के लिए एक शादी का अच्छा स्वरूप बना दिया। तो ये सब नीड्स का एक लिमिट और एक है ना वो एक एक दिखती है, मतलब एक तो, पर मनोरंजन की जो नीड है ना, हाँ वैसे तो ये इसमें सॉल्व भी हो सकता है ये परिणाम दुख ताप दुख में, बट फिर भी मनोरंजन की नीड की लिमिट नहीं दिखती है ऐसे, मैं जैसे इसका बाकी आइडियल नीड्स की लिमिट मैं लिमिट। समझ गया दीदी। मैं इसका आइडियल लिमिट बता देता हूँ। इसका आइडियल जी। लिमिट तो यह है कि वस्तुतः ये नीड जो है वो तो अपने में समझ से और सही भाव से पूरी होती है। मन का जो रंजित होना है, मन का जो अपने में प्रसन्न या तृप्त रहना है, वो तो अपने में सही समझ से और सही भाव से होता है। उसमें सुविधा, संवेदना या बाहर के इन चीजों का कोई रोल ही नहीं है। तो लिमिट तो ये है दीदी। अब ये है कि उस पर हमारी तैयारी नहीं है तो बाध्यतावश हम इधर से उसको पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं। तो लिमिट तो वहां खड़ा है कि ये जरूरत ही नहीं है वस्तुतः। सुविधा, संवेदना, भोग, घूमना फिरना या उस तरह की किसी एक्टिविटी को 4 विषय और 5 संवेदना में कर लेना, ये आदमी के सुखी होने का, आदमी के मन के रंजित होने का, रंगने का, रंजित होने का मतलब होता है उसका रंग जाना, उसका रम जाना, उसका प्रसन्न या संतृप्त हो जाना, उसका उपाय ही नहीं है। लेकिन जब तक वो बात नहीं पकड़ में आ रही हो और उसमें गति नहीं हो रही हो, तब तक हम उस बात में गति करने के लिए कुछ समय इधर लगा रहे हैं, एक बाध्यतावश प्रोग्राम के रूप में, न कि आवश्यकता पूर्ति के कार्यक्रम के रूप में। तो बाध्यता की लिमिट क्या है आप अगर पूछेंगे तो बाध्यता की लिमिट तो ये होती है कि 1 सेकंड भी हमको नहीं लगाना पड़े। तो जितना उसमें लगाना पड़ रहा है, बाध्यता की लिमिट तो मैं ये पहचानता हूं कि कम से कम कितने में हमारा काम चल सकता है, जिससे हम असंतुलित ही ना हो जाएं, आज के दिन गिर ही ना पड़े, उलझ ही ना जाएं। मिनिमम कितने से वो संतुलन या खड़ा रहने का जगह हमारा बन सकता है, ये पहचानना ही उसका उपाय है दीदी। वो 10 मिनट में हो जाए तो 10 मिनट ही ठीक है।
वो आधे घंटे में हो तो आधा घंटा ठीक है। निश्चित रूप से उसको मैं सलाह तो नहीं दूंगा घंटे भर से ऊपर किसी भी हालत में ले जाने का, अनलेस की हालत बहुत ही खराब ही हो गई हो तो कुछ दिन का भी ब्रेक लिया जा सकता। लेकिन सामान्य जीने में देखिएगा तो मैं तो घंटे भर से अपर लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करूंगा। अब बताइए दी, बात पूरी हुई या कुछ और बात है? हाँ, मतलब ये जो आपने बोला ना कि हालत एकदम ही खराब हो तो कुछ दिन का जो ब्रेक लेने का होता है, ये भैया मतलब मैं इसको ऐसे देख पा रही हूँ अपने में, मतलब अध्ययन में गति के लिए भी ये पता नहीं कैसे सहायक हो रहा है। आपने बोला ये बाध्यता है, बट ये जब मैंने अपने में देखा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ या बहुत अभ्यास के प्रेशर में एकदम लोड हो जाते हैं ना, तो अगर 2 दिन का हम ब्रेक ले लेते हैं, अगर कंटिन्यूअसली मैं बोलती रहूँ खुद को कि सहज स्वीकृति क्या है, मेरी सहज स्वीकृति क्या है, तो मैं एक बार के लिए ना सब पक जाती हूँ। तो अगर मैं 2 दिन का ब्रेक लेकर के फिर से वो इन्फॉर्मेशन लेती हूँ तो मैं उसको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन पाती हूँ। तो इस सार्थकता में मैं ये मनोरंजन की नीड को देख पाती हूँ। मतलब वो 2 दिन मैंने बढ़िया कुछ भी नहीं किया। बढ़िया अ, दीदी, तो महीने में, तो वेट अ मिनट, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। समय की सीमा को ध्यान में रख के मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ दीदी। समय होता तो मैं नहीं करता। हाँ। तो महीने में 2 दिन आपको लगता है तो 2 दिन ले लीजिए, लेकिन ये 2 दिन को हम्म। समय के साथ बढ़ा के 4 दिन पे ले जाने की जरूरत है, या धीरे धीरे 1 दिन, आधा दिन और कुछ घंटे पे लाने की जरूरत है? डायरेक्शन कैसा देखती हैं आप? कम करने की जरूरत है। उतना ही सार है इसका दीदी। बहुत बहुत ही और बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। और वो या 2 दिन में भी आपने किन एक्टिविटी को करेंगे जो लौट के हमको वापस इसी अध्ययन अभ्यास में लगाते हैं, या जो वापस हमको उस भोग की तरफ और खींचते हैं? मतलब वो 2 दिन में कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ खुद को ही, मतलब वो 2 दिन जैसे कि मैं जो भी कर रही हूँ ना बस मैं वही ऑब्जर्व करूँ। मैं फोन पे शॉर्ट्स भी देख रही हूँ तो मैं बस देखती रहूँ अपनी स्थिति, कि वो शॉर्ट्स देखते टाइम मेरी क्या स्थिति है। तो वो धीरे धीरे दिख के उसका ताप दुख परिणाम दुख शायद वो अपने आप ही अंदर दिखने लग जाता होगा, और वो मतलब 1-2 दिन में उसकी लिमिट आ ही जाती है फिर। बढ़िया। हाँ भैया, भैया ये क्वेश्चन और मेरा उसी से आया था। मतलब मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो उसमें आपने बोला था कि कोई जो स्टेटस लगाते हैं घूमने जा रहे तो कि कोई बीमारी है तो उसको खुद तक रखेंगे या दूसरों में भी फैलाएंगे। तो वहां से एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था कि इस नीड को कैसे हम देखें, ये बिल्कुल स्टेटस दीदी, तो डालना, मैं यही स्टोरी कहूंगा लगाना। कि आपको आपको अभी 2 दिन की जरूरत लगती है, तो आप धीरे धीरे इसको 1 दिन, आधा दिन पे लाएंगे, या आप हम यहाँ से शुरू करेंगे कि श्याम तुमको भी 2 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, नहीं लेते हो तो ठीक नहीं करते हो। कम कम करना पड़ेगा। बस बस इतना ही कह रहा हूँ बढ़िया भैया, दीदी। थैंक यू भैया, एकदम अच्छे से हो गया सेट। थैंक यू। बढ़िया। वंदन भाई, वापस बैक टू यू। हाँ भैया, और कोई शेयरिंग नहीं है, हैंड रेज नहीं है। तो अगर कुछ इमीडिएट नहीं है तो एक बार माइक सबका अनम्यूट कर दीजिए। अगर कुछ होगा इमीडिएट तो 2-1 मिनट में रिस्पॉन्ड कर लेंगे, अदरवाइज फिर क्लोज कर लेते हैं आज के लिए। हाँ नमस्ते जी श्याम भैया। भैया। नमस्ते। नमस्ते। बस वो अदिति दीदी ने अभी जो बताया ना, वो उसमें जी वही नमस्ते। है कि हम धीरे धीरे अपना कितना कम कर सकते हैं। सही है। जी जी सहज स्वीकृति में कैसे रहते हैं और मनोरंजन को कैसे कम कर सकते हैं। ये उसमें जी पता ही नहीं जी पड़ता, उसमें जी गुस्से चले भैया। जाते हैं और उसकी सीमा नहीं पता पड़ती, तो वो सीमा कम करनी है, इसकी जरूरत दिख गई है। बिल्कुल ठीक है भैया, बहुत सुंदर है भैया, बहुत आभार। बढ़िया फिर। नमस्ते श्याम। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते। मैं आप नमस्ते। नमस्ते हाँ, सर। मैं आपको सुन रही हूँ। और मैं अप्लाई कर रही हूँ घर में, और मुझे कुछ हद तक सफलता हासिल हो गई है। थैंक यू आपका। मैं बढ़िया, बहुत नमस्ते। मैं उसको प्रैक्टिस कर बनाए पा रही हूँ रखा घर में। जाए, उसको जी जी बनाए रखा जाए और अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। हमसे जी, लोग मुझे अक्सर वो पूछते रहते हैं आजकल थोड़ी देर की मीटिंग में भी कि कुछ प्रभाव भी पड़ता है कि नहीं लोगों पे। मैं जी सबको कहता हूँ कम से कम 1 सप्ताह ट्राई करके तो देखिए। सर मैंने किया, और बिल्कुल वो सही सटीक जगह पे लगा मेरे बेटे और पति के साथ।
बिल्कुल वो लोग भी देख पाए उस चीज को और मैं कर पाई उस चीज को, तो आपको धन्यवाद देने के लिए ही मैं बात रख रही हूँ और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बहुत दी, धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामना। और थैंक यू। बना के रखा जाए, उसको बना के रखा जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल अंदर भाव और बाहर भाषा दोनों का बिल्कुल। संतुलन समझ के साथ। जी सर, आपकी वजह से मैं ना उन जो भी घटनाएं परिस्थितियां आती है व्यक्ति के परस्परता में, उनको मैं तार तार करके देखने की मुझे दृष्टि आपकी वजह से मिल गई है। और मैं बढ़िया। बहुत साइलेंटली देख पाती हूँ, कोई आवेश नहीं है अंदर। जी जी आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद। मैं आपका हमेशा सुनती हूँ, दिन में 1-2 बार तो मेरा सुनना होता ही है 1-2 घंटे के लिए आपको। जी बढ़िया। क्यों भैया, बढ़िया भैया। बहुत सुंदर। ठीक है, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते सभी। नमस्ते 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 भैया, भैया। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते आभार। भैया, गुड नमस्ते नाइट। भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते।